नमस्कार साथियों, साहित्यविद केपीएस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। प्रस्तुत है हिंदी साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा रचित प्रसिद्ध उपन्यास गबन का 20वां भाग। रमा शाम को दफ्तर से चलने लगा तो रमेश बाबू दौड़े हुए आए और कल रुपये लाने की ताकीद की। रमा मन में झुंझला उठा, आप बड़े ईमानदार के दुम बने हैं, ढोंगिया कहीं का। अगर अपनी ज़रूरत आ पड़े तो दूसरों के तलवे सहलाते गिरेंगे, पर मेरा काम है तो आप आदर्शवादी बने बैठे हैं। यह सब दिखाने के दांत हैं, मरते समय इसके प्राण भी जल्दी नहीं निकलेंगे। कुछ दूर चलकर उसने सोचा, एक बार फिर रतन के पास चलूं, और ऐसा कोई न था जिससे रुपये मिलने की आशा होती। वह जब उसके बंगले पर पहुंचा तो वह अपने बगीचे में गोल चबूतरे पर बैठी हुई थी। उसके पास ये गुजराती जोहरी बैठा संदूक से सुंदर आभूषण निकाल कर दिखा रहा था। रमा को देखकर वह बहुत खुश हुई। आइए बाबू साहब, देखिए सेठ जी कैसी अच्छी अच्छी चीज़ें लाए हैं। देखिए हार कितना सुंदर है, इसके दाम 1200 रुपये बताते हैं। रमा ने हार को हाथ में लेकर देखा और कहा, हाँ जी, चीज़ तो अच्छी मालूम होती है। रतन, दाम बहुत कहते हैं। जोहरी, बाई जी, ऐसा हार अगर कोई 2000 में ला दे तो जो जुर्माना कहिए दूँ, 1200 मेरी लागत बैठ गई है। रमा ने मुस्कुराकर कहा, ऐसा नहीं कहिए सेठ जी, जुर्माना देना पड़ जाएगा आपको। जोहरी, बाबू साहब, हार तो 100 रुपये में भी आ जाएगा, और बिल्कुल ऐसा ही, बल्कि चमक दमक में इससे भी बढ़कर, मगर परखना चाहिए। मैंने खुद ही आपसे मोल तोल की बात नहीं की। मोल तोल अनाड़ियों से किया जाता है, आपसे क्या मोल तोल। हम लोग निरे रोजगारी नहीं हैं बाबू साहब, आदमी का मिजाज देखते हैं। श्रीमती जी ने क्या अमीराना मिजाज दिखाया है कि वाह। रतन ने हार को लुब्ध नज़रों से देखकर कहा, कुछ तो कम कीजिए सेठ जी, आपने तो जैसे कसम खा ली है। जोहरी, कमी का नाम न लीजिए हुजूर, यह चीज़ आपकी भेंट है। रतन, अच्छा अब एक बात बतला दीजिए, कम से कम इसका क्या लेंगे। जोहरी ने कुछ क्षुब्ध होकर कहा, 1200 रुपये और 12 कौड़ियाँ होंगी। हजूर, आपसे कसम खाकर कहता हूँ, इसी शहर में 1500 का बेचूंगा, और आपसे कह जाऊँगा किसने लिया। यह कहते हुए जोहरी ने हार को रखने का केस निकाला। रतन को विश्वास हो गया यह कुछ कम न करेगा। बालकों की भांति अधीर होकर बोली, आप तो ऐसा समेट लेते हैं कि हार को नज़र लग जाएगी। जोहरी, क्या करूँ हजूर, जब से दरबार में चीज़ की कदर नहीं होती तो दुख ही होता है। रतन ने कमरे में जाकर रमा को बुलाया और बोली, आप समझते हैं यह कुछ और उतरेगा। रमानाथ, मेरी समझ में तो चीज़ 1000 से ज़्यादा की नहीं है। रतन, होगा, मेरे पास तो 600 रुपये हैं, आप 400 रुपये का प्रबंध कर दे तो ले लूँ। यह इसी गाड़ी से काशी जा रहा है, उधार न मानेगा। वकील साहब किसी जलसे में गए हैं, 9-10 बजे के पहले न लौटेंगे। मैं आपको कल रुपये लौटा दूंगी। रमा ने बड़े संकोच के साथ कहा, विश्वास मानिए, मैं बिल्कुल खाली हाथ हूँ। मैं तो आपसे रुपये मांगने आया था, मुझे बड़ी सख्त ज़रूरत है, वह रुपये मुझे दे दीजिए। मैं आपके लिए कोई अच्छा सा हार यहीं से ला दूँगा। मुझे विश्वास है ऐसा हार 700-800 में मिल जाएगा। रतन, चलिए, मैं आपकी बातों में नहीं आती, 6 महीने में एक कंगन तो बनवा न सके, अब हार क्या लाएंगे। मैं यहाँ कई दुकानें देख चुकी हूँ, ऐसी चीज़ शायद ही यहाँ मिले, और मिले भी तो इसके डेढ़े दाम देने पड़ेंगे। रमानाथ, तो इसे कल क्यों न बुलाइए, इसे सौदा बेचने की गरज होगी तो आप ठहरेगा। रतन, अच्छा कहिए, देखिए क्या कहता है। दोनों कमरे के बाहर निकले। रमा ने जोहरी से कहा, तुम कल 8 बजे क्यों नहीं आते। जोहरी, नहीं हुजूर, कल काशी में 2-4 बड़े रईसों से मिलना है, आज के न जाने से बड़ी हानि हो जाएगी। रतन, मेरे पास इस वक्त 600 रुपये हैं, आप हार दे जाइए, बाकी के रुपये काशी से लौट कर ले जाइएगा। जोहरी, रुपये का तो कोई हर्ज न था, महीने 2 महीने में ले लेता, लेकिन हम परदेशी लोगों का क्या ठिकाना, आज यहाँ हैं कल वहाँ हैं, कौन जाने यहाँ फिर कब आना हो। आप इस वक्त 1000 दे दे, 200 रुपये फिर दे दीजिएगा। रमानाथ, तो सौदा न होगा। जोहरी, इसका अख्तियार आपको है, मगर इतना कह देता हूँ कि ऐसा माल फिर न पाइएगा। रमानाथ, रुपये होंगे तो माल बहुत मिल जाएगा। जोहरी, कभी कभी दाम रहने पर भी अच्छा माल नहीं मिलता। यह कहकर जोहरी ने फिर हार को केस में रखा और इस तरह संदूक समेटने लगा मानो वह एक क्षण भी न रुकेगा। रतन का रोया रोया कान बना हुआ था, मानो कोई कैदी अपनी किस्मत का फैसला सुनने को खड़ा हो। उसके हृदय की सारी ममता, ममता का सारा अनुराग, अनुराग की सारी अधीरता, उत्कंठा और चेष्टा उसी हार पर केंद्रित हो रही थी। मानो उसके प्राण उसी हार के
दानों में जा छिपे थे, मानो उसके जन्मांतरों की संचित अभिलाषा उसी हार पर मंडरा रही थी। जौहरी को संदूक बंद करते देखकर वह जल विहीन मछली की भांति तड़पने लगी। कभी वह संदूक खोलती, कभी वह दराज खोलती, पर रुपये कहीं न मिले। सहसा मोटर की आवाज़ सुनकर रतन ने फाटक की ओर देखा। वकील साहब चले आ रहे थे। वकील साहब ने मोटर बरामदे के सामने रोक दी और चबूतरे की तरफ चले। रतन ने चबूतरे के नीचे उतरकर कहा, आप तो 9 बजे आने को कह गए थे। वकील, वहाँ काम ही पूरा न हुआ, बैठकर क्या करता। कोई दिल से तो काम करना नहीं चाहता, सब मुफ्त में नाम कमाना चाहते हैं। यह क्या कोई जौहरी है? जौहरी ने उठकर सलाम किया। वकील साहब रतन से बोले, क्यों, तुम्हें कोई चीज़ पसंद की? रतन, हाँ, एक हार पसंद किया है, 1200 रुपये मांगते हैं। वकील, बस, और कोई चीज़ पसंद करो, तुम्हारे पास सिर की कोई अच्छी चीज़ नहीं है। रतन, इस वक्त मैं यही एक हार लूँगी, आजकल सिर की चीज़ें कौन पहनता है। वकील, लेकर रख लो, पास रहेगी तो कभी पहन भी लोगी, नहीं तो कभी दूसरों को पहने देख लिया तो कहोगी मेरे पास होता तो मैं भी पहनती। वकील साहब को रतन से पति का सा प्रेम नहीं, पिता का सा स्नेह था। जैसे कोई स्नेही पिता मेले में लड़कों से पूछ पूछ कर खिलौने लेता है, वह भी रतन से पूछ पूछ कर खिलौने लेते थे। उसके कहने भर की देर थी, उनके पास उसे प्रसन्न करने के लिए धन के सिवा और चीज़ ही क्या थी। उन्हें अपने जीवन में एक आधार की ज़रूरत थी, सदैव आधार की, जिसके सहारे वह जीर्ण दशा में भी जीवन संग्राम में खड़े रह सके। जैसे किसी उपासक को प्रतिमा की ज़रूरत होती है, बिना प्रतिमा के वह किस पर फल चढ़ाए, किसे गंगा जल से नहलाए, किसे स्वादिष्ट चीज़ों का भोग लगाए, इसी भांति वकील साहब को भी पत्नी की ज़रूरत थी। रतन उनके लिए सदैव कल्पना मात्र थी, जिससे उनकी आत्मिक पिपासा शांत होती थी। कदाचित रतन के बिना उनका जीवन उतना ही सूना होता जितना आँखों के बिना मुख। रतन ने केस में से हार निकालकर वकील साहब को दिखाया और बोली, इसके 1200 रुपये मांगते हैं। वकील साहब की निगाह में रुपये का मूल्य आनंददायिनी शक्ति थी। अगर हार रतन को पसंद है तो उन्हें इसकी परवाह न थी, इसके दाम क्या देने पड़ेंगे। उन्होंने चेक निकालकर जौहरी की तरफ देखा और पूछा, सच सच बोलो, कितना लिखूं? जौहरी ने हार को उलट पलट कर देखा और हिचकते हुए बोला, 1150 कर दीजिए। वकील साहब ने चेक लिखकर उसको दिया और वह सलाम करके चलता हुआ। रतन का मुख इस समय वसंत की प्राकृतिक शोभा की भांति विकसित था। ऐसा गर्व, ऐसा उल्लास उसके मुख पर कभी न दिखाई दिया था, मानो उसे संसार की संपत्ति मिल गई। हार को गले में लटकाए वह अंदर चली गई। वकील साहब के आचार विचार में नई और पुरानी प्रथाओं का विचित्र मेल था। भोजन वह अभी तक किसी ब्राह्मण के हाथ का भी न खाते थे। आज रतन उनके लिए अच्छी अच्छी चीज़ें बनाने गई। अपनी कृतज्ञता को वह कैसे जाहिर करे। रमा कुछ देर तक तो बैठा वकील साहब का यूरोप गौरव गान सुनता रहा, अंत को निराश होकर चल दिया। 20वां भाग यहीं पर समाप्त होता है। इसी तरह के प्रसिद्ध उपन्यास सुनने के लिए प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।